नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो लोहार एसटी आरक्षण आंदोलन पर अपने ही नेताओं में छिड़ने लगी है नई जंग की दूसरी कड़ी में चर्चा के लिए आज के हमारे मेहमान हैं व्यवसायी इंडस्ट्रीमैन आनंद शर्मा पटना से, जहानाबाद से लोहार समन्वय समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा औरंगाबाद से जुड़ चुके हैं और औरंगाबाद से ही एडवोकेट अभिराम शर्मा आज भी इस दूसरी कड़ी में हमारे साथ बने रहेंगे। तो आप सभी का विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट के इस खास कार्यक्रम में चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करूंगा एडवोकेट अभिराम शर्मा से। अभिराम जी, लोहार एसटी आरक्षण आंदोलन पर अपने ही नेताओं में छिड़ने वाली है नई जंग की पहली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे बीते दशकों की लोहार एसटी आरक्षण आंदोलनों की, जो आपकी राय जानना चाहूंगा। तो उन बीते दौर में उन आंदोलनों का क्या स्वरूप था और समय समय पर हुए उन आंदोलनों में आम लोहार समाज की कैसी सहभागिता थी, कैसा जुड़ाव था? अभिराम जी। जी सबसे पहले आप चैनल से जुड़े इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। एवं जुड़े हुए सभी जो अभिभावक गण है बंधु उनको नमस्कार मेरे तरफ से। समाज के हित में लगातार संघर्षरत हैं आप और आपका एक बहुत बड़ा ही एक सुंदर सवाल है। समाज के गत संघर्ष के बारे में भी चर्चा किए, वर्तमान के बारे में भी चर्चा किए जी। हमें जो जानकारी है, ऐसे तो कल हम अपना कुछ आपके चैनल में बात रखे ही थे जी जी, लेकिन हमें जो एक समझ है वो शेयर कर रहे हैं कि 90 के दशक के पहले से जो 1950 के संविधान में वर्णित अपने अधिकार LOHARA का लड़ाई बखूबी से लोहार समाज के अग्रणी नेता जी का जो संघर्ष उस दौर के था जी, वो दौर और आज का दौर जी 2022 से, जिससे जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार का अधिसूचना रद्द हुआ है, काफी अंतर है, काफी अंतर है जी। नेतृत्व का अंदाजा दोनों में उस दौर का और आज के दौर में अंतर है जी। लेकिन खासकर जनसंख्या उस समय कुछ और, लेकिन अभी जो अनुमानतः लोहार समाज के अग्रणी नेता लगभग 40 लाख बताते हैं जी जी। करीब करीब वो दशक का 90 का दशक का दौर का सोच लोहार समाज का खासकर 40 लाख का जी, और आज के दौर के लोहार समाज का, उनका मंशा, उनका जोश खरोश अंदर से करीब करीब वही है जी जी जी। नेताओं का सोच में जो समाज के अग्रणी नेता हैं वो दोनों का दौर अलग अलग है जी। थोड़ा सा उसमें हम जानना चाहते हैं जी जी। उस समय के जो नेता थे जी, वो सिर्फ जितना उन्हें जानकारी था, जितना उनका अध्ययन था, जितना उनके पास डॉक्यूमेंट था, क्योंकि वो शुरुआती दौर में लड़ रहे थे, क्योंकि 1950 में LOHARA का लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत से पेपर जुगाड़ करना, जानकारी को लेना देना, आपस में आदान प्रदान करना, ये एक दौर चल रहा था। उसी दौर में जो भी अधिकार एक लंबे लड़ाई के बाद हाई कोर्ट के निर्देश से अनुबंधित प्रमाण पत्र मिला जी। तो कुल मिलाकर कहना है कि उस समय के जो नेता थे वो निस्वार्थ भाव से 90 तौले जितना उनका समझ में था, उससे ज्यादा मन तन से पूरे लोहार के हित की बात सोच करके वो आगे बढ़ रहे थे और सफलता असफलता दोनों उन्हें हासिल हो रहा था जी। लोग उनके साथ थे जी। लेकिन 22 से जो हुआ, 22 से हुआ उसके क्रम में क्या
कि उसी समय आंदोलन के क्रम में जी बबूल के पेड़ पर आम मिल गया जी बिहार सरकार के द्वारा जी राजनीति में भागीदारी जी और वो चीज जी एसटी तो पूर्ण रूपेण समाज को नहीं मिल पाया। एक दौर चला, फिर 2016 में प्रधानमंत्री जी के 48(6) के रिपील के बाद 23(16)(1) से जी देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको नहीं लागू करना चाहिए था जी भूलवश ये लागू कर दिए। तो ये दौर जो 22 से चला जी नेतृत्व, ये उस समय और अभी के समय में अंतर हो गया, और वही अंतर के चलते जी 5.5 साल का हक मिला हुआ जी आज सुप्रीम कोर्ट से तो छिनाया ही जी और समाज आपस में एजेंडे में बट गए पूरे बिहार में जी अभी के डेट में जब हम कहें जी उस समय पूरे नेतृत्वकर्ता एक मंच पर थे 90 के दशक में जी जी और जो अभी के दो जो दौर रहा है जी कमिश्नरी लेवल पर जिला लेवल पर जी दौर हो गया है लोहार जाति में कि बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हम देख रहे हैं, खासकर औरंगाबाद की बात बता रहे हैं जी जी कि अधिसूचना रद्द के बाद जितने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कहने वाले हैं औरंगाबाद, हम लोग औरंगाबाद की धरती पर किसी ने कोई नहीं कहा कि हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम लड़ाई इस बात को लड़ रहे हैं। तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या लोग नेतृत्व कर रहे हैं। जी 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 तो पहले के दौर में जैसा कि आपने बताया कि एक मंच था, लोगों में लोग सिपाही ज्यादा थे, सेना की संख्या बड़ी थी, सेनापति इक्के दुक्के या दो चार होते थे। और आज के समय में ये हो गया कि अगर 8-10 लोग भी, अगर 50 लोग भी आपके साथ हैं तो आप जिला स्तर के अध्यक्ष हो गए। क्या यही सूरत है क्या कई एक जगहों पर? जी कई जगह पर जी। तो यानी लोगों में मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है, हर कोई अपना चेहरा चमकाना चाहता है, लेकिन एक सच्चा सिपाही बनकर लड़ना कोई नहीं चाहता। और इस लड़ाई में और इस अंधकार में एक समाज का एक बड़ा वर्ग या तो उदासीन हो गया है और उन्होंने समाज से एक दूरी बना ली है। जी जी तो ये एकजुटता जो 90 के दशक की बात कर रहे हैं और उसके बाद के कुछ एक दशकों की जो एकजुटता नजर आती थी, वो आज के दौर में, जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातों से, आज के दौर में वो नहीं दिखती है और नेता लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। जानना चाहूंगा आनंद शर्मा जी से। आनंद शर्मा जी, आप एक व्यवसायी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपने एक लंबा वक्त और बदलते दौर के साक्षी रहे हैं। लोहार समाज से लगातार जुड़ाव भी आपका बना रहा, लोहार आंदोलनों को करीब से देखा भी होगा। तो उस बीते दौर की और मौजूदा घटनाओं और आंदोलनों को आप किस तरह देखते हैं आनंद सर? जी जी है कि मैं भी काफी दिनों से अपने समाज से जुड़ा रहा हूँ, भाग लिया करता था, लोगों से मुलाकात होती थी, जी जी चर्चा होती थी, बात होती थी, सब में एक आपस में जुड़ाव महसूस करते थे हम लोग। और अभी जो बात जिन्होंने सारी बातें बताई जी, वो उसके समर्थन में मैं भी हूँ कि भाई पहले वक्ता लोग कम थे और सुनने वाले लोग ज्यादा थे। हाँ, आज वक्ता ज्यादा हो गए हैं, सुनने वाले लोग कम रह गए हैं। सुनने वाला कोई है ही नहीं। और ये भी कहना उनका बिल्कुल जायज है कि सब लोग अपना अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं और वास्तविक जरूरत को पूरा करने में जो एक धैर्य होना चाहिए, जो आपस में मिलकर लोगों को चलना चाहिए अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए,
जी, एकजुटता दिखानी चाहिए, वो एकजुटता हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं जी। तो हमारा आग्रह है सभी लोगों से कि भाई सब लोग अपनी एकजुटता दिखाएं, अपना जो गंतव्य है उसे पाने के लिए जो करना हो सब लोग मिलजुल करके करें, ना कि केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए आप कुछ बोले हम कुछ बोले तीसरा कुछ बोले। ऐसा बोलने से तो फिर सब लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे और गंतव्य तो प्राप्त होगा ही नहीं बल्कि और दूर 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 जाता जाएगा। तो बेहतर होगा कि सब लोग आपस में मिल करके अपने गंतव्य को प्राप्त करने का कोशिश करें, इससे अपने समाज का भला होगा। जी जी। आनंद शर्मा सर, आपने बताया कि आपकी 72 साल उम्र हो गई है जी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने विलेज लाइन में अपना वक्त दिया और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आनंद सर बराबर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और समाज को लेकर, समाज की भलाई के लिए और लगातार वो पोस्ट भी डालते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया नियत होती है और चीजों को घटते देखते भी हैं, लेकिन ये भी जरा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि वो दौर आनंद सर ने देखा था 90 के दशक का और उसके बाद का भी, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई वो एक सुखद दौर था, सुनने वाले ज्यादा होते थे, श्रोता की संख्या होती थी, वक्ता कम होते थे। लेकिन आज के दौर में स्थिति उलट हो गई है कि श्रोता कोई तो शायद है ही नहीं और वक्ताओं की भरमार है। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, दयनीय स्थिति है लोहार समाज की एकजुटता को उस मद्देनजर जब वो लोहार एसटी आरक्षण की पुनः बहाली की ओर देख रहे हैं। जी, अब मैं संजय शर्मा की ओर रुख करूंगा। संजय जी बोला सर। जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मौजूदा दौर की लोहार समाज से जुड़े मंच व संगठनों को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्या आज के तथाकथित मंचों और संगठनों को उन कसौटियों पर आप खरा पाते हैं? अरे इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं इन सभी को मेरा प्रणाम और साथ ही साथ गुड्डू शर्मा विलेज लाइन के जो चैनल चलाते हैं, मैं तहे दिल से आपको बहुत बधाई देता हूं कि अपने समाज के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, इसके लिए आपको बधाई। अभी आनंद जी ने जो बात कही कि वक्ता बहुत ज्यादा है और श्रोता है नहीं, तो इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। वक्ता जितने भी हैं अभी बन रहे हैं वो स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं ना कि श्रोता उनसे हटते जा रहे हैं। सब अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं समाज में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ जी, और करते कुछ नहीं। समाज का इनको कोई काम करना उड़ना नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ जी, समझे कि नहीं जी। और एक बात, अभी भी देखिए कार्यक्रम चल रहा है शायद मगध प्रमंडल में जी, कार्यक्रम तो करते हैं लेकिन उसका रोड मैप जो बनता है जी, उसको तैयारी नहीं करता है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है जी। अब जब आपके पास योजना नहीं है जी, तो आप क्या काम कीजिएगा जी। मैं अभी ग्रुप में मैं देख रहा हूँ जी जी कि 9 दिन में पूरे बिहार को भ्रमण करेंगे। जी हाँ जी, आपने देखा होगा जी। अब बताइए कि हमारे यहाँ बिहार में 38 जिला है जी, तो हम रोड से भी अगर खाली ऐसे चलते भी रहेंगे ना सर जी, तो 9 दिन में हम पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई इन लोग का मिशन ही नहीं है। जी जी। ये सवाल जो अभी चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो सवाल है, ठीक है जी, तो इससे करीब 1-2 दिन पहले हमारी
लोहार आदिवासी संघर्ष मंच के जो प्रमंडलीय अध्यक्ष उमेश जी से हमारी बातचीत हुई थी, तो इस बाबत हमने कहा था कि 9 दिनों में आप पूरे 38 जिलों का भ्रमण कर लेंगे, यात्रा कर लेंगे, ये क्या संभव है? तो उन्होंने बड़ा बढ़िया ट्रिक निकाल रखा है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि पूरे बिहार में 9 प्रमंडल हैं जी, तो हमारा प्रमंडल टू प्रमंडल, कमिश्नरी टू कमिश्नरी जाना होगा जी, और जिस कमिश्नरी पर हमारा ये रुकना होगा वहीं पर उस कमिश्नरी के तहत आने वाले जितने जिले हैं उन जिलों के सभी प्रतिनिधियों को या फिर नेताओं को वहां बुला लिया जाएगा और उनकी बैठक होगी, और इसके बाद बैठक होने के बाद उनसे अपील की जाएगी आंदोलन को लेकर और संवाद यात्रा को लेकर साथ लिया जाएगा और फिर अगली कमिश्नरी की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। तो ऐसा इनका कहना था। तो 9 कमिश्नरी इन्होंने अगर उन्होंने छू लिया तो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह उनके 38 जिले पूरे हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है। अच्छा। खाली ट्रिक बताने से काम नहीं चलेगा जी। काम करना होगा लोगों के बीच में, और मुझे लगता है जी कि रोड पे संगठन नहीं बनता है। नहीं, देखिए संजय जी, तो मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। अभी हमारे बीच धनंजय जी बैठे हुए हैं, आप उनसे तो उनको पहले से जानते होंगे। ये उसी मंच के जिलाध्यक्ष हैं जी, और इसके अलावा तो ये लोहार समन्वय समिति बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। तो आप समझिए कि इनकी भाई अपनी शिकायत ये रही कि उमेश जी ने जो भी गया में चाहे कार्यक्रम किया और अब वो पटना में उन्होंने कॉल किया एक बैठक को, ठीक है। तो क्योंकि धनंजय जी भी लोहार समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते एक बड़े पदाधिकारी भी हैं और उस मंच से जुड़े रहने के कारण, जिलाध्यक्ष होने के कारण, लेकिन ये सारी रणनीति और बैठक कैसी होगी, रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, उसको लेकर इनसे चर्चा नहीं की गई और एकदम से निमंत्रण उनको दे दिया गया जिसे उन्होंने नहीं माना। तो आप देख रहे हैं कि एक संगठन किस तरीके से चल रहा है, जहां पे संवाद होना चाहिए था, जहां पे सहजता होनी चाहिए थी जी, बिल्कुल, और लोगों की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। एक आम लोहार नहीं है, एक मंच व संगठन से जुड़े हुए एक नेता हैं और इनको भी तवज्जो नहीं दी गई। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा धनंजय जी। हाँ, लेकिन ये बात है धनंजय जी, मैं कह रहा हूं कि समाज को पता होनी चाहिए कि एक संगठन किस तरह काम कर रहा है। और ये भोपाल देखिए कि नेताजी के साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, उनके पीछे 15 और गाड़ियां होंगी, 4 बॉडीगार्ड होंगे, सरकारी बॉडीगार्ड, ठीक है। हाँ, और बताइए पूरा जबरदस्त भोकाल काटा जाएगा, ठीक है। और इस रास्ते से चलकर उनको लगता है, और मुझे नहीं मालूम कि प्रदेश की लोहार जनता को क्या लगता है कि इस तरह वो एसटी आरक्षण पा लेंगे जी। मुझे नहीं मालूम। सर बोलोगे जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ जी कि फातिमा पे बैठने वाले नेता कौन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि पार्किंग पर नेता भी बैठेंगे, उसके पीछे गार्ड रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे, उसके पीछे और गाड़ी रहेंगे जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के नेता कौन है। कार्यक्रम के नेता जाहिर सी बात है ये लोहार आदिवासी संघर्ष मंच के प्रमंडलीय अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा जी। अच्छा, ये होंगे जी। हाँ, क्योंकि इसमें दर्शाया नहीं गया था ग्रुप में, इसमें मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मुझे जानने का अधिकार है आपके पास है जी 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 जी। हाँ, तो लेकिन उनका मंच का नाम जरूर दिया होगा उसमें
जी जी, हमने तो खैर पढ़ा नहीं है, लेकिन उड़ती नजर हमने डाली थी जो पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पर। जी तो संजय जी, मैं ये कह रहा था कि आपका मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि भाई आप औरंगाबाद के भाई एसटी जागृति मंच से भी जुड़े हुए हैं और वहां पर शायद आप महासचिव भी हैं। जी, क्या मैं सही हूँ? जी, तो इंटरव्यू के दौरान आपने चर्चा की थी कि भाई हम लोग समाज के लिए कुछ बेसिक वर्क करते हैं और इन मूलभूत कार्यों को पूरा करना जरूरी होता है और इसी से समाज एक सुदृढ़ होता है। ठीक है, तो आपने चाहे मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने की बात हो, उन्हें पुरस्कृत करने की बात हो, ब्लड डोनेशन की भी बात आपने कही थी और उनके सुख और दुखों में शामिल होने की बात कही थी। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन इससे समाज में जो भाईचारा जो है वो बढ़ता है, मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। अगर ये चीज मंच वो संगठन कर रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि समाज एक मंच पर एक छतरी के नीचे इकट्ठी हो नहीं पा रही है। जी, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इन मंचों व संगठनों को लेकर उदासीन है। सबसे बड़ी चिंता की ये बात है। जी, तो मैं यही कह रहा था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको क्या लगता है कि आज के जो तथाकथित मंच है, संगठन है, वो अपनी कसौटियों पर खरा उतरते हैं या नहीं? हाँ, आज के समय में अपने आप को खरा उतारने का लोग प्रयास करता है। ठीक है, संगठन को कोई खरा नहीं उतार रहा है, सब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं। हाँ। लेकिन जहाँ जब संगठन को मजबूती देनी होती है तो वहाँ पर वो लोग नहीं रहते हैं। मैं संजय जी, क्या है अभी, क्या सीन क्या चल रहा है कि जो मंच व संगठन वो कोई विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, जो एक मंच और संगठन का काम था कि समाज के उत्थान, विकास और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का भी दायित्व था उन पे। जी, और वो आज के दौर में बिल्कुल राजनीतिक दल की तरह दिखते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही पकड़ा इसको। तो जो मूलभूत कार्य है उसको लोगों ने छोड़ दिया है। 2 साल, 4 साल, 5 साल वो कहीं नजर नहीं आते हैं। लोहार समाज के नाम पर, उसके उत्थान के नाम पर, और जैसे इलेक्शन का वक्त नजदीक आया है वो अचानक अपनी अपनी दिलों से बाहर आकर बिलबिलाते नजर आ रहे हैं। और वो लोहार समाज के सबसे बड़े, वो जो कहते हैं झंडा बरदार बनकर खुद को आगे प्रेजेंट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लोहार समाज का नेतृत्व मेरे हाथ में है। आज ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन उनके क्षेत्रों में कोई जाकर पूछे कि आखिर 2, 4, 5 साल तक लोहार जनता की, वहां के समाज की उन्होंने कितनी सूध ली, क्या चिंताएं उनकी थी समाज को लेकर। जी संजय जी, बताइए। मैंने आपको उस इंटरव्यू में मैंने बताया था जी कि हमारे देश में बहुत सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, लेकिन अगर पता चले कि अगर मोतिहारी साइड से इधर औरंगाबाद में आए जी, तो उस संगठन का कार्यकर्ता है कि नहीं है जी, ये समझ में नहीं आता है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको हर क्षेत्र में जाकर संगठन को बनाना होगा। जी बिल्कुल, घर में बैठ करके हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए जी, उससे संगठन नहीं चलता है। आप कितना हो कुछ कर ले, ठीक है, आपका जो उद्देश्य है राजनीतिक उद्देश्य कुछ होता है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हैं, उसके अंदर में अपने समाज को भी अपना विचार धारा है जी। अब क्या है, अब संगठन चलाइए ना, खूब बढ़िया चलाइए, एक ही संगठन है पूरे प्रदेश में जी, और उस संगठन के तहत सब काम कीजिए जी, राजनीति कीजिए, उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए जी, लेकिन एक आप रहिए तब ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सहनी जो है एक संगठन बनाए हुए हैं जी, हम लोग से संख्या कितना कम है, आगे राजनीति में हिस्सेदारी लेकर के और सरकार से मांग पूरा करवाता है जी,
लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी होने के बाद भी जी आज हम कहीं पर नहीं है जी। तो कहीं न कहीं ऊपर वाले नेता ही हमारे समाज को गुमराह करते हैं जी कि नहीं जी और कोई काम जी। और क्या बोला गुरु, ये बहुत अफसोस लगता है। कुछ लोगों को काम करने का भी इच्छा करता है ना जी, तो वहाँ पे जैसे मेरे बहुत उत्साह था अंदर में कि कुछ काम करना चाहिए समाज के लिए जी। लेकिन अब जिस हिसाब से अभी चल रहा है पूरे हमारे प्रमंडल में भी पूरे प्रदेश में भी जी, इच्छा नहीं करता है कि ना ये समय बेकार इसमें जाना है। अब बाकी तो आप धनंजय वाले हैं, अच्छे लोगों को भी जब वो समाज के बीच कार्य करते हैं और जब उनका जिक्र भी नहीं होता, उनकी तारीफ भी नहीं होती, उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप संजय जी हो गए और भी मैं कई एक प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के एक लोगों को जान रहा हूँ जो एक सच्चे सिपाही की तरह लोहार समाज के उत्थान में लगे रहते हैं। वो सामने नहीं आते, वो मीडिया के पास नहीं फटकते, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे होते हैं जी। तो समाज को वैसे लोगों की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और धनंजय जी 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 जी, आप सुन पा रहे हैं जी। ये मत समझिएगा कि चूंकि नेताओं की यहाँ पे मजम्मत की जा रही है तो इसे अपने आप पे मत लीजिएगा। अरे नहीं आप जी धनंजय जी, समाज के लिए हम सभी लोग बराबर हैं जी। समाज के लिए हम लोग नेता नहीं है, नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं जी। और जो अपने आप को जो नेता मान लिए वह समाज का नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। जी 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 धनंजय जी, तो हमारे अंदर किसी भी तरह का अहम नहीं है। समाज का काम कोई भी करे, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि मैं समन्वय समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समन्वय का काम है लोगों को हर जिला में जो अपने अपने तरह से संगठन बनाकर जो लोहार समाज को जगाए हुए हैं और कोई भी व्यक्ति समाज हित में कार्य करता है तो हमारी दायित्व बढ़ जाती है कि नहीं वह सही मन से काम कर रहा है, इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं बराबर कहता हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतने सारे संगठन बन गए हैं। भैया संगठन कितना बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि अपने समाज में जो राजनीतिक इच्छा नहीं थी आज लोगों के अंदर एक राजनीतिक इच्छा जागी है, प्रतिस्पर्धा जागा है, ठीक है। लेकिन जो समाज हित में जो काम कर रहे हैं, समाज की हक की बात कर रहे हैं, उसको हम लोगों को साथ देना चाहिए। संगठन बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही दिशा में जो समाज को लेकर जाना चाहते हैं आप उनको साथ दीजिए तो बाकी लोगों का भ्रम टूट जाएगा। और जो आप बोले ना कि अभी जो है चुनावी माहौल है तो बिल से निकलकर बहुत सारे नेता जो है बिलबिला रहे हैं, बिलबिला नहीं रहे, वह उछल रहे हैं। लेकिन समाज के लोग इस पर निर्णय ले लेंगे ना तो वह बिलबिलाना स्टार्ट कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिल से निकल के फुदक रहे हैं जी जी कि मैं भी नेता मैं भी नेता। मैं कहता हूँ जनता है धरती पर बैठी 90 मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से वही उतना बड़ा है। वाह क्या बात है। आप बताइए, हम लोगों ने मगध प्रमंडल को गठन करते हुए उमेश जी को प्रमंडल अध्यक्ष बनाए थे जी। हमने कहा कि मैं समन्वय का अध्यक्ष हूँ तो मेरा काम है, मेरी दायित्व है कि मैंने आपको बनाया जी। अब गया जिला में 2 कमेटी चल रही है जी, तो दोनों कमेटी को पहले एक नहीं करेंगे और प्रदेश को जोड़ने चलेंगे कैसे भाई? जी जी बिल्कुल। जब हम मगध को नहीं जोड़ पाते हैं, औरंगाबाद के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी नेतृत्व में बैठक नहीं होती है, वह नहीं आते हैं, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति आते हैं और मगध प्रमंडल से जुड़ जाते हैं, तो मैं 2 व्यक्ति के चलते पूरे औरंगाबाद जिला को नहीं छोड़ सकता हूँ। जब औरंगाबाद जिला के जिला कमेटी जो है जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वहाँ बैठक होगी, हम सभी लोग बैठेंगे चारों जिला के लोग, तब हम मानेंगे कि औरंगाबाद जिला हमारे साथ में है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ धनंजय बाबू जी। मैं यही चाहता हूँ कि लोग सबको जोड़िए,
मेरा मानना है जो सर आप जो बताए ना कि एक दो लोग मगध में चल जाते हैं और पूरा उसको संगठन मान लेते हैं, लेकिन जब यहाँ औरंगाबाद की बात आती है तो यहाँ का जिला अध्यक्ष याद रहते हैं, उसमें कोई उनकी भूमिका नहीं होती है और संगठन को यहाँ लोग। तो आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ, आपके इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। हाँ, तो ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष जी की गलती नहीं है, गलती उनकी है कि जिला अध्यक्ष को जोड़ नहीं पा रहे हैं। गलती उनकी है कि गया के जिला अध्यक्ष जो हैं अनिल जी हैं, उनको नहीं जोड़ पाते हैं। अब दो आदमी के चलते हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम 2-3 व्यक्ति के चलते गया जिला के जो सभी लोगों ने मिलकर उनको जो है कि चुना, आप उनको नहीं जोड़ पाते हैं। औरंगाबाद के जो जिला अध्यक्ष है, जिला कमेटी है वहाँ के, औरंगाबाद जिला के सभी लोगों ने मिलकर कमेटी बनाई, वह कार्यक्रम किए हैं, अच्छी संख्या है उनके पास, आप उनको नहीं जोड़ते हैं। 2-3 आदमी को जोड़कर आप समझ जाते हैं औरंगाबाद जिला, 2-3 आदमी को जोड़कर समझ जाते हैं गया जिला। तो आप अपने जिला को ही नहीं जोड़ पाते हैं तो प्रदेश को कैसे जोड़िएगा? जी बहुत हम उनको यह भी कहा कि आपके खुद नवादा जिला के बहुत सारे प्रखंड के लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि भैया एक बार भी हम लोगों की जिला स्तर पर बैठक नहीं हुई है और न ही कमेटी है। तो आप अपने जिला को हम प्रमंडल अध्यक्ष बना दिए, आप अपने जिला में भी लोगों को एक समंजस नहीं बैठा पाए, आप लोगों को समन्वय की तरह लोगों को नहीं जोड़ पाए, तो हम कैसे आपको मान लें? जी, एक समय था कि जहानाबाद जिला, औरंगाबाद जिला, गया जिला, अरवल जिला, वह सैकड़ों लोगों को रोड पर उतारकर मुंह में काला पट्टा बांधकर बिहार सरकार के खिलाफ जो है कि आवाज को बुलंद किया, अपनी लड़ाई को लड़ा। जी बहुत। आज बताइए कि लोग जो गांधी मैदान में भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, मैं भी कहा था, मैं भी इसका समर्थन किया था कि गांधी मैदान में भीड़ जुटनी चाहिए, लेकिन कब? कि जब हम लोग जिला स्तर पर मजबूत हो जाएंगे तब। हम जिला स्तर पर कार्यक्रम करेंगे तो हम अपने जिला को, लोगों को मजबूत ही नहीं करेंगे, एक शक्ति प्रदान करते हैं। हम अपने जिला में जब हुंकार भरते हैं तो बाकी समाज के लोगों को समझ में आता है कि लोहार जाग गया है रे, इसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसके साथ मारा पीटी नहीं करना, इससे काम कराना तो इसको मजदूरी देना। एक डर पैदा होता है, प्रशासन के अंदर भी डर पैदा होता है कि अगर कोई लोहार जाति पर गलत से हाथ डाल दिए और वह सही है तो पूरा समाज आके थाना को घेर लेगा, पूरा समाज आके अनुमंडल को घेर लेगा, पूरा समाज आके जिला को घेर लेगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा, पूरे बिहार राज्य के 38 जिला में आह्वान किया कि आप सभी लोग इस तरह का कार्यक्रम जिला स्तर पर कीजिए, लेकिन कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। जी जी बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा सवाल है धनंजय जी कि आप काफी सालों से राजनीति कर रहे हैं, आप छात्र राजनीति में भी रहे हैं, शायद मुझे याद आ रहा है, तो सही है क्या ये? जी, तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो करीब 2 दशकों से आप राजनीति में हैं। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी राजनीति लोहार समाज के उत्थान, विकास और खासकर लोहार एसटी आरक्षण के मुद्दे पर, उसके मद्देनजर कितनी कामयाब है? मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। जी जी। और मैं सबसे पहले जी हमारे गार्जियन हैं अनंत शर्मा जी, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ जी। और हमारे वकील साहब हैं, संजय भैया हैं, सभी लोगों को नमस्कार। आपको भी नमस्कार सर। नमस्कार। और मैं यह कहता हूँ कि राजनीति नहीं, राजनीति हम अपने भारतीय जनता पार्टी का करते थे जी, अपने समाज के साथ मैं राजनीति नहीं करता हूँ जी। और सच्चाई यह है कि मैं अपने समाज के चलते जी, सुशील कुमार मोदी से हमारी बहस हो गई जी, और हमने उनको स्पष्ट कहा कि आप आरक्षण हमको मत दे, हमको आरक्षण की खैरात नहीं चाहिए। मैं लोहार जाति हूँ और आप हमको मूल जाति में रहने दीजिए,
समार जाति का लोहार उपजाति नहीं है जी। और मैंने 1-2 आदमी नहीं 50-60 आदमी के बीच में सुशील कुमार मोदी जी को बोला और सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं। हमने उनको कहा कि हम लोहार जाति आपके पास न्याय के लिए आए थे, लेकिन आपने न्याय देने का काम नहीं किया, हम लोगों की बात को अनसुना करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं जी। तो यहाँ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के साथ राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जी। समाज को जिस समय आरक्षण की लाभ मिल जाएगी जी तो प्रत्येक जिला में जी लोग नेता हो जाएंगे जी। प्रत्येक जिला में वार्ड समिति हो जाएंगे, कोई जो है मुखिया हो जाएंगे, क्योंकि 1% है जी। और जनगणना की बात जब हमारी संख्या जुटेगी तो वह कम से कम 3% होना चाहिए जी। तो 3% की आरक्षण मिलेगी तो आप सोच लीजिए कि पूरे बिहार राज्य में कितना मुखिया है, 16,000 के आसपास, जिला पार्षद है, वार्ड समिति सदस्य है, ठीक है। अब उसकी 3% निकालेंगे तो लगभग जो है कि 1 जिला 2 जिला छोड़कर हर एक जिला में जी एक मुखिया तो जरूर होगा जी, 1 जिला पार्षद जरूर होगा और जितने भी पार्टी है सारी पार्टियां जो है कि लोहार को जोड़कर उसको अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेंगे जी। और 240 विधानसभा सीट में 7 गो लगभग विधानसभा सीट जो है वह सिर्फ आरक्षित रहेगा तो लोहारों के लिए जी। अब कौन जिला सुरक्षित सीट होगी वह वहाँ ओनली फॉर लोहार ही रहेगा क्योंकि आदिवासी है नहीं। तो नेता तो बनेंगे कौन, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जहानाबाद सीट सुरक्षित होगा कि गया होगा कि औरंगाबाद होगा कि कैमूर होगा जी। लेकिन जहाँ के भी सीट सुरक्षित होंगे तो विधायक तो बनेंगे जी। लोकसभा में 1 सीट तो मिलेगा जी जी। 2 सीट मिलना चाहिए लेकिन कम से कम 1 ही सीट मिलेगा तो एक तो अपने लोहार समाज के लोग जी सांसद बनेंगे। उसी तरह से विधान पार्षद है, MLC वगैरह है, राज्यसभा सदस्य है तो 1 ही देंगे तो कम से कम 1 राज्यसभा से जाएंगे, 1 लोकसभा से जाएंगे तो 2 अपने समाज के सांसद बनेंगे, 7 गो विधायक बनेंगे, उसमें से जो है कि 2-3 गो जो है MLC बन जाएंगे। तो बताइए नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 1% के आरक्षण में हमारे समाज के सैकड़ों लोगों का आप देख लीजिए कि लॉकडाउन जो अति कोरोना काल रहा 2 साल का 2 वर्ष का, उसके बाद भी यानी कि सैकड़ों लोगों का हमारे बच्चों का नौकरी लगा जी। जबकि 6A लगाकर एक्ट 6A लगाकर क्लोज किया गया भारत सरकार के द्वारा, फिर भी जो है कि लोगों ने नौकरी पाया बिहार सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी, अभी तक वर्तमान में सभी लोग कर भी रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आरक्षण के हो जाएगी जी, आजीवन हो जाएगी जी। तो आप समझिए कि एक घर भी नहीं बचेगा सर। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो है एक कमजोर समाज के लिए बहुत बड़ी कवच है जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने समाज के लोगों से बार बार कहते हैं कि आरक्षण का मेन जो मोटो है उसको समझिए कि आप क्या है, सुदूर गांव में 2-3 गांव में 4 घर 5 घर रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि प्रत्येक गांव में आप 5 घर 6 घर हैं। शायद गांव में आप जो है कि 10 घर 20 घर है। तो कोई भी व्यक्ति आता है आपसे काम कराता है, काम कराने के बाद रंगदारी करता है, मारा पीटी करता है, लेकिन जब आपको आरक्षण रहेगा तो आदमी मारने के लिए दूर, गाली देने के लिए सोचेगा कि इसको गाली दे कि नहीं दे, क्योंकि आप जैसे ही उसके खिलाफ FIR करेंगे तो वह SC/ST एक्ट के तहत जो है तो वह जेल चला जाएगा, 3 महीना जेल में रहेगा, उसके बाद ही कुछ सुनवाई होगी या तो नहीं होगा। और यही कारण हम लोगों की आरक्षण भी गई। तो ये बहुत बड़ी जो है ये मसला है और अपने समाज के लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसे तो समझाएंगे आप जैसे नेता ही ना। हाँ, हमारे जैसे नेता नहीं चाहिए, हम लोग समाज की सेवा करते हैं। मतलब भैया धनंजय जी मेरी बात सुनिए ना। धनंजय जी
देखिए नेता जो शब्द जो है ना, ठीक है, ये अपने आप में सैद्धांतिक रूप से कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। एक समाज को नेतृत्व चाहिए ही होता है, और जो नेतृत्व देता है वो नेता होता है। तो इसे सकारात्मक तो मतलब अर्थों में लिया जा सकता है। ये तो अलग बात है कि हमारे समाज में ऐसे नेता हैं अपनी करतूतों की वजह से या फिर अपने जो क्षुद्र जो मतलब स्वार्थ की वजह से इन्होंने नेतृत्व को बदनाम किया है, नेता को बदनाम किया है। वरना नेता तो बहुत बात चीज है ना। अगर किसी समाज को अगर सही नेता न मिले, सही नेतृत्व न मिले, तो समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। एकदम 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 सही कहना। तो हमें तो समाज को नेता की जरूरत तो है ही ना। तो मैं यही कह रहा था कि ये जिम्मा, क्योंकि आप भी एक नेता है, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं, जो तमाम खुद को नेता होने का दावा करते हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि अगर आप नेता हैं तो भाई समाज में समरसता लाइए। इस लड़ाई की जो ताकतें हैं जो बिखरी हुई हैं, उन्हें एक मंच पे एकजुट करें। और आपने फायदे गिनाए धनंजय जी, तमाम की मतलब आरक्षण के ये फायदे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अब जबकि आरक्षण भी छिन गया है, तो वो एक बहुत ही दुःस्वप्न जैसा प्रतीत होता है। जी। तो ऐसे में अब तो जो है वो फिर से एक दिवा स्वप्न हो चुका है। तो अब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब लड़ाई पर, रणनीति पर और हमारी जो नियति होनी चाहिए उस पे मंथन होना चाहिए, और उसी हिसाब से रणनीति बनाकर आगे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि एसटी आरक्षण का लाभ मिल सके। धनंजय जी, गोलू सर, 30 सेकंड में आपका समय लेना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अभी तो हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता लोग बने हुए हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमको आरक्षण का लाभ भारत सरकार से लेना है, राज्य सरकार से लेना है कि कोर्ट से लेना है। वो नेता बने हुए हैं। अगर राज्य सरकार से हमें लेना है तो राज्य सरकार को आप गाली देते हैं और धरना प्रदर्शन में भारत सरकार के खिलाफ आप करते हैं तो गाली राज्य सरकार को देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिनको अभी यही पता नहीं है तो समाज को आगे कैसे ले जाएंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। नहीं, ये चिंता भी जायज है और काफी गंभीर भी है। तो इसका उपाय तो यही है ना संजय जी कि भाई या तो वो स्व अध्ययन करें, ठीक है, और अपनी जो उससे जो जानकारी हासिल होती है वो समाज के बीच भी बांटे। और जब मैं कहता हूं कि प्रबुद्ध लोगों के साथ, समाज के अन्य प्रतिनिधियों के साथ जब ये मंथन चलेगा, लोगों से संपर्क करेंगे, मंथन लगातार चलता रहेगा तो समन्वय बनेगा और फिर वो एक मंच पे आ भी जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों का मिलना जुलना भी तो नहीं है। नहीं होता है सर, सुनिए, मंथन नहीं होता, चिंतन शिविर भी लगता है, लेकिन चिंतन शिविर में जब मंथन करके निकलता है उसको अमल नहीं किया जाता है, तो फिर जो उनको मन में आता है वही काम करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में। हाँ, ये त्रासदी है। एक मैं काटूंगा एक बार। जी बोलिए। मेरा कहना है जी, समय कुछ बढ़ाइएगा गुरु जी। हाँ नेता कम जी, और अपने समाज के लोग ज्यादा दोषी हैं जी। इसलिए दोषी हैं जी कि जो लोग चिंतन शिविर रखते हैं, चिंतन का कार्यक्रम के लिए प्रदेश से लोगों को बुलाते हैं कि हम समाज के चिंतन करेंगे जी, तो वही लोग बुलाते हैं जो नेता जो हैं वह चाहते हैं कि मैं नेता नहीं राजनीतिक नेता बनूं जी, पॉलिटिकल स्तर पर हमारी पहचान बढ़े। लेकिन यहाँ जो एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा जगह है कि आपको मैं क्यों प्रोजेक्ट करूं, मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूंगा जी, तो वह जाकर फिर अपने जिला में जाकर बिखर जाते हैं। यहाँ हाँ करते हैं, जिला में जाकर फिर कुछ और करने लगते हैं। लेकिन इसमें समाज दोषी इसलिए है कि समाज के लोगों को समझना चाहिए कि ये जितने लोग एक प्लेटफार्म पर आकर हाँ किया और फिर बदल गया,
तो ये सभी लोग जो है कि अपने चेहरे चमकाने के लिए हम लोगों को यूज कर रहा है। अब दौर में कौन वैसा व्यक्ति है, क्योंकि समाज के अंदर भी एक ललक है कि हमारी जो मांगे हैं वह मांग वही व्यक्ति पूरा कर सकता है जो सच्चा प्रखर होकर उभरेगा और लोगों के बीच में आएगा। लेकिन लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको क्या करना है। हम सभी लोगों को वैसे नेतृत्वकर्ताओं को बहिष्कार करना चाहिए और बैठकर एक निर्णय लेना चाहिए कि हम लोग इस चीज को कैसे क्या कर सकते हैं। जी। हम लोग इतने दिनों से अपने अधिकार से वंचित हैं, तो इसके लिए सभी कुछ सब कुछ त्याग कर एक साथ बैठे मंच पर और वहीं पर जो है कि भैया आप इस काम को देखेंगे, आप इस काम को देखेंगे, आप इस काम को देखेंगे। इसमें जो है सर इसमें जो है आखिर पहल कौन करेगा? पहल तो करना पड़ेगा ना। पहल हम लोग नहीं, पहल करने के लिए जो एक अभी गुड्डू भैया जी हैं, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, सभी लोगों को विचार को समझ रहे हैं, परख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा मैं तो कहता हूं कि आपको भैया दायित्व लेनी चाहिए कि सभी लोगों को बातों को समझ गए और समझने के बाद आप एक आह्वान कीजिए कि अमुक जगह पर आप सभी लोग आए और आने के बाद जो है कि निर्णय लें, क्योंकि समय बढ़ा दीजिए। बढ़ा लेता हूँ, समय बढ़ा दीजिएगा। जी करेंगे, समय थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सुन लीजिए जी। इसलिए कि 40 साल से संघर्ष कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग को जगने में दिक्कत नहीं, कुछ वार्ता और हो, समय भी दीजिएगा। हम लोग जगे हुए हैं लेकिन जाग के भी सोए हुए हैं, इसलिए कि लोग जो है कि देख रहे हैं कि भाई कोई भी तो विरोध करे जो गलत काम कर रहा है उसका। जी। तो कोई व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। जी। सब लोग तो बेचा जाए सला कर रहा था, करने दो। और हम लोग जो है कि फेसबुकिया हो गए हैं, व्हाट्सएपिया हो गए हैं, व्हाट्सएप पर ही कमेंट करते हैं, बस रह जाते हैं। जितने भी अभी तक जो है कि भैया ने इंटरव्यू लिया सभी जिला के लोगों से, और आपके पास अभी समय है और भी जिला के लोग हैं, उन लोगों से भी आप ले लीजिए इंटरव्यू, और आप बाखूबी समझ रहे हैं कि कौन आदमी क्या कह रहा है, कौन आदमी क्या नहीं कह रहा है, कौन कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप चूंकि इस देश का चौथा खंबा है, तो चौथा खंबा है, तो हर एक पिलर का जो है कि अपनी अपनी दायित्व है। तो इसलिए समाज के लिए आप जो ये कार्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो है कि ये बाखूबी नजर आ रही है कि कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं, और वह लोग जो है कि शांत बैठे हुए हैं। इसलिए शांत बैठे हुए हैं कि जो फुदक रहे हैं वो फुदकना जब बंद कर देंगे तो फिर हम लोग अपने स्तर से काम करना स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या हो रहा है कि वह लोग जो है कि लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जी, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप ही बताइए कि आपने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कम किसी का जो है कि हम अति एक्सेप्ट नहीं। अगर बताया जाए कि नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अगर किसी को कार्यक्रम नहीं देंगे तो बताइए कि लोहार समाज से मत जाएगा कि जो व्यक्ति अभी फुदक रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग उन लोगों पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि इनको जो है कि व्हाट्सएप के द्वारा ही इनका अति करना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हैं आपका कोई विजन नहीं है, आप अपने चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। आप बताइए कि रोड मैप एक होना चाहिए कि हमको कैसे जाना चाहिए, किस उद्देश्य से जाना चाहिए जी। और 40 को गाड़ी ले जाने के पीछे कारण क्या है? इसका मतलब कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 40 आदमी 39 आदमी जो पीछे घूम रहा है मेरे इशारे पर घूम रहा है ना। तो आप समाज को जोड़ नहीं रहे हैं, आप समाज को बरगला रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है कि आपने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का ही कार्यक्रम होगा, तब हम लोग जो है कि इसको सहयोग करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। जी। अब बताइए कि अमित शाह जी
या हमारे प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर वह कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो क्या लोहार समाज हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा? हम लोग किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं, और इसके लिए अगर हम लोगों को खून पसीना भी बहाना पड़े तो हम लोगों को ये कदम बढ़ाना चाहिए। बिना आंदोलन के जी सुनी रही है तो नहीं मिल सकता है जी। और प्रत्येक जिला में सभी लोगों को कार्यक्रम करना होगा, एक ही दिन तय करना होगा कि हम लोग अपने अपने जिला का रोड 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए जाम करेंगे, और इसके लिए लाठी डंडा भी चलेगा तो लाठी डंडा भी खाएंगे नहीं, रगेद रगेद के मारेंगे, सब घन हथौड़ा ले रहेंगे। एक भी प्रशासन के लोग अगर डंडा उठाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग रुकेंगे नहीं, आक्रमण बोलकर लोगों को कहें मारो साले को, जो होगा जो देखा जाएगा, तब हम लोगों को आरक्षण मिलेगी। जी मैं बता दूं कि धनंजय जी काफी आक्रामक तबीयत के हैं। अलग अलग आंदोलनों में इनका रौद्र रूप लोगों ने देखा है और काफी पसंद भी किया जाता है। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें विलेज लाइन 24x7@gmail.com पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद।